हेलो स्टूडेंट्स, मैं रंजन वर्मा कृता कोचिंग इंस्टीट्यूट में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारा ये अंसाल पेपर का सीरीज चल रहा है और आज क्लास 10th मैथमेटिक्स का अगला सेट है। ये सेट नंबर 4 है 822 BY। आज हम BY सेट को देखेंगे 822 के। इसके पहले 3 सेट अपलोड कर दिए गए हैं, अगर ना देखे हो तो जाकर के प्ले लिस्ट में देख सकते हैं या फिर लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से जाकर के वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं अगले सेट को। ये पहले रहेगा बहुविकल्पीय प्रश्न जिसमें 20 क्वेश्चन होंगे और ये सभी ऑब्जेक्टिव होंगे। उसको सॉल्व करके ओमार पर गोला करना रहता है और ये सभी क्वेश्चन एक एक नंबर के हैं। तो पहला क्वेश्चन हमारा, किसी बहुपद fx के लिए y बराबर fx का ग्राफ दिया गया है। ग्राफ में fx के शून्यकों की संख्या, तो इसमें देखिए ग्राफ बना हुआ है, y बराबर fx का ग्राफ है। तो इसमें एक लाइन आई है, ये कर्व बना हुआ है। ये तो कर्व को देखेंगे कि x अक्ष को कितने पॉइंट पर काट रहा है ये, क्योंकि fx का हमको बताना है, fx यानी x अक्ष पर कितने जगह काट रहा है ये। तो एक यहाँ पर इंटरसेक्ट किया, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, टोटल कितना हो गया 3। तो इसका हो जाएगा 3, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। तो इसमें जितनी जगह इंटरसेक्ट करेगा उतना हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, यहाँ इसमें y अक्ष पे नहीं देखना है, सिर्फ x अक्ष पे देखना है। ये दूसरा क्वेश्चन है, 156 का अभाज्य गुणनखंड होगा। तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो 2 सतह 14, 1 15, 2 8 16, फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, 7, 2 9 18, फिर 3 से कटेगा, 3 का 9 3, 3 त्रिका 9, अब 13 से कट जाएगा। तो 2 2 बार आया है, यानी कि 2 की घात 2 अब गुणे 3 गुणे 13, कहाँ पर है ये 2 की घात 2 गुणे 3 गुणे 13, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। तो ये भी बहुत सिंपल क्वेश्चन था। ये भी इंग्लिश में दिया हुआ है, प्राइम फैक्टराइजेशन, इसको देख लेंगे। तीसरा क्वेश्चन है, संख्याओं 175 तथा 91 का HCF। हमको इसमें HCF निकालना है 175 और 91 का। तो चाहो तो गुणनखंड करके निकाल सकते हैं या डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं। तो हम डायरेक्ट वाला बता दे रहे हैं। यहाँ पर डायरेक्ट का मतलब वो ये होता है कि ऐसे अंक से काटें इसको हम कि दोनों साथ में कट जाएं। तो 3 से दोनों तो कटेगा नहीं, 7 से देखते हैं दोनों कट रहा है कि नहीं। अगर 7 से काटेंगे तो 7 दूनी 14, 3 बचा, 7 5 35, ये 7 का नाम 7, 7 त्रिक 21, देखिए 25 13 बचा, अब ये कटेगा नहीं। तो 7 से दोनों एक साथ कट गया, मतलब कि जो ऑप्शन होगा वो बी सही हो जाएगा, 7, यानी HCF होगा 7। तो ऐसे इसमें देखना है कि एक साथ में कट जाए। अगर अभाज्य गुणनखंड वाला लगाते हैं तो ऐसे करना पड़ेगा, 175 का गुणनखंड करेंगे तो बनेगा 5 गुणे 5 गुणे 7, 5 25, 25 का 7 से गुणा, 91 का गुणनखंड करेंगे तो ये 7 गुणे 13 बनेगा। ये 7 दोनों में कॉमन है, यहाँ जोड़ा बन रहा 7 का, तो ये HCF हो जाएगा 7। तो ये दूसरा तरीका है जो कि अभाज्य गुणनखंड से लगाते हैं। चौथा नंबर है, निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या एक परिमेय संख्या होगी। इसमें हमको परिमेय बताना है। तो √3/√5 ये अपरिमेय है। √2 गुणे √7 गुणा करेंगे तो √14 बनेगा, अपरिमेय। √12 का गुणनखंड करेंगे तो 4 3 12, 4 बाहर आएगा तो 2, √3 अभी भी अपरिमेय है, गलत। इसको देखेंगे √5 + √7 और √5 - √7, तो ये प्लस बी ये माइनस बी बन गया। तो √5 का स्क्वायर 5 और √7 का स्क्वायर 7, रूट हट गया तो -2 आ गया। तो ये परिमेय है, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये इंग्लिश में लिखा है, इसको देख लेंगे। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल बी रेशनल नंबर, इसमें रेशनल बताना था। पांचवा है, रैखिक समीकरण 2x + y = 5 एवं 3x + 2y = 8 के युग्म का हल होगा। द सॉल्यूशन ऑफ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन विल बी, ये लीनियर इक्वेशन दिया, इसका हमें सॉल्यूशन बताना है। तो इसका सॉल्यूशन कर लेंगे, कितने हल होंगे। तो सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं है, हम फार्मूला पहले भी लिखवा चुके हैं, इसके पहले वाले सेट में भी, यहाँ भी लिखवा दे रहे हैं कि जैसे लिखा हो A1/A2 बराबर B1/B2। अगर ये दोनों आपस में बराबर ना हो तो समझ जाएंगे कि ये प्रतिच्छेदी है, ये हो जाएगा प्रतिच्छेदी। अब इसके एक हल होंगे, यानी अद्वितीय हल। एक हल का मतलब इसको कहते हैं अद्वितीय हल, एक हल का मतलब अद्वितीय हल कहते हैं इसको। अब ये संगत होगा साथ में, इसको संगत बोला जाता है, क्योंकि प्रतिच्छेद करेगा तो संगत होगा। ये रेखा से बनता है इस तरह से, एक रेखा ये गया दूसरा ये गया, तो ये प्रतिच्छेद किया है एक जगह। अगर मान ले आ जाए A1/A2 बराबर B1/B2 और लास्ट वाला जो C1/C2 है ये बराबर ना रहे, तो इसको समांतर कहेंगे हम। समांतर रेखा से बनता है, दो रेखाएं रेल की पटरी की तरह जाएंगी, एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करेंगी, तो इसको बोलेंगे समांतर। ये समांतर रेखाएं हैं, इसका कोई हल नहीं होगा क्योंकि कहीं प्रतिच्छेद नहीं करेगा, ये कोई हल नहीं।
और ये असंगत होगा, क्योंकि जब कहीं मिलेगा नहीं तो संगत कहाँ से बनाएगा, तो इसको हम असंगत बोलेंगे। तीसरा है A1/A2 बराबर B1/B2 और बराबर C1/C2। इसमें तीनों बराबर हो जाएं तो इसको इस तरह से करते हैं, ये एक रेखा गया, दूसरा वाला रेखा भी इसी के ऊपर गया, तो ये बन जाता है संपाती। संपाती का मतलब एक रेखा दूसरे के ऊपर, यानी कि एक साथ में दोनों रेखाएं। इसके अनेक हल होंगे, क्योंकि कई जगह काट रहा है ये, अनंत रूप से अनेक हल या अपरिमित रूप से अनेक हल। इसको भी हम संगत बोलेंगे, क्योंकि हर जगह ये प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये संगत हो जाएगा। तो अब क्वेश्चन को देखेंगे हम, 2/3, इसको लिखेंगे 2/3 बराबर y का गुणांक 1 और y का गुणांक 2, 1/2, यही बराबर नहीं है। अगर पहला ही बराबर नहीं है तो हमको लास्ट वाला सी वाला चेक करने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो इसके अद्वितीय हल होंगे, यानी ऑप्शन ये सही होगा। पांचवा का ऑप्शन ये, इसमें पहला कंडीशन लग जाएगा यही वाला। इसके 3 कंडीशन है, इसको याद रखें। छठवां क्वेश्चन है, AP 6, 10, 14 का 25वां पद। 6, 10, 14 का 25वां पद क्या होगा? तो AP में दिया है तो इसका पहले हम सारवंता निकाल लेंगे, D का मान। 10 में से 6 घटेगा, कितना आएगा? 4 आएगा। ये का मान कितना है? प्रथम पद यानी कि 6 है। तो 25वां पद फार्मूला होता है AN बराबर ये प्लस n-1 इंटू डी, मान रख देंगे। ये 25 निकालना है, तो ये का मान है 6, एन की जगह रख देंगे 25 और डी का मान कितना है? 4 है। सॉल्व करेंगे तो 6 + 24 × 4, तो ये आएगा 6 + 4 = 16, 4 दूनी 8, 1 9, 96। 96 और 6, 6 6 12, 9 1 10, 102 आ गया। ऑप्शन बी सही हो जाएगा इसका, छठवें का ऑप्शन बी। सातवां नंबर इंग्लिश में है 25 टर्म ऑफ एन EP। सातवां है, यदि द्विघात समीकरण x² + 2x - p = 0 का एक मूल -2 हो तो p का मान। इसको देखेंगे इंग्लिश वाला, इफ वन रूट ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x² + 2x - p = 0 इज -2 देन द वैल्यू ऑफ p विल बी। p का मान बताना है। एक मूल -2 है तो जो मूल दिया है x का मान होता है, ये x का मान -2 दिया है, तो इस मान को समीकरण में रख देंगे। तो -2 का स्क्वायर + 2 × -2 -p बराबर 0। सॉल्व करेंगे, -2 का स्क्वायर 4, ये हो जाएगा -4, -p बराबर 0, +4 -4 कट गया तो -p बराबर 0, यानी कि p बराबर 0 आ गया। p का मान 0, ऑप्शन ये सही है। सतवां का ऑप्शन ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट 8 नंबर क्वेश्चन, दो बिंदुओं 2 3 और 4 1 के बीच की दूरी, डिस्टेंस का सूत्र हम बता चुके हैं पहले भी, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, मान रख देंगे। ये पहला है x1 y1, दूसरा है x2 y2, मान रखेंगे हम। 4 में से 2 घटेगा तो 4 - 2 का स्क्वायर प्लस 1 - 3, तो 1 - 3 का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4 में से 2 गया 2, 2 का स्क्वायर 4, ये 2 का स्क्वायर 4, 4 4 8, मतलब 2√2, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 8वां का ऑप्शन बी। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स 2 3 एंड 4 1 विल बी। 9वां क्वेश्चन है, त्रिज्या r वाले वृत्त के उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जिसका कोण थीटा है, एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ एंगल थीटा ऑफ द सर्कल विद रेडियस r विल बी। तो फार्मूला डायरेक्ट होता है, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा? त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसका फार्मूला होता है θ/360 πr², ये होता है फार्मूला। अब त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है r, थीटा कोण दिया है थीटा, तो वही मान हमने रख दिया है। अब इसमें मैच करा लेंगे कौन सही है। θ/180 गलत, 2πr वाला पहला नंबर होगा ही नहीं, होगा तो πr² वाला होगा। ये 2πr वाला जो होता है वो चाप वाले में आता है, तो πr², ये θ/180 है, ये भी गलत हो जाएगा। इसको 2 से काट देंगे तो कितना आएगा? 360, θ/360 πr², ऑप्शन डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर है, 3 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित किसी बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई होगी। द लेंथ ऑफ ये टेंजेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर ड्रॉन फ्रॉम ये पॉइंट एट ए डिस्टेंस ऑफ 5 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर विल बी। तो इसका पहले फिगर बनाएंगे हम, उसके बाद लगेगा सवाल। फिगर बनाने से आसान हो जाता है क्वेश्चन। तो 3 सेंटीमीटर त्रिज्या दिया है, इसका रेडियस दिया 3 सेंटीमीटर, तो हम यहाँ रेडियस बना दे रहे हैं 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर रेडियस।
अब कह रहा है वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, केंद्र से 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई बिंदु है, तो 5 सेंटीमीटर दूरी पर कोई हम बिंदु कर देंगे। ये मान लें कि ये 5 सेंटीमीटर दूरी पर एक पॉइंट है, यहाँ पर कोई पॉइंट है और उस बिंदु से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो यहाँ से वृत्त पर स्पर्श रेखा खींचा गया है, तो ये यहाँ पर आकर टच होना चाहिए, ये यहाँ पर होना चाहिए था। तो इसको ध्यान रखें कि ये 90 अंश का कोण होता है। अगर यहाँ पर टच किया है ये रेडियस पर तो 90 अंश का कोण बनेगा। तो हमको क्या बताना है, हमको स्पर्श रेखा की लंबाई बतानी है। इसको मान लें वो ये हो जाएगा ये हो जाएगा बी, तो ये भी बताना है। तो अगर ये 90 है तो सामने वाला ये कर्ण हो जाएगा, इसको कहेंगे कर्ण। तो कर्ण यानी कि ओ बी स्क्वायर बराबर ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। मान रखेंगे ओ बी का मान कितना है 5, तो 5 का स्क्वायर, ओ ए है 3 का स्क्वायर प्लस ए बी, ये भी हमको निकालने हैं। तो 50 25 माइनस 3 3 9 बराबर ए बी स्क्वायर। तो ये बी का मान कितना मिल जाएगा, 15 में से 9 गया 6 और 1, ये बी स्क्वायर बराबर 16, यानी ये बी का मान हो जाएगा 4, 4 चौक 16 होता है, तो ये बी का मान 4 सेंटीमीटर। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 10 नंबर का ऑप्शन बी, ये ऑप्शन बी सही हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, चित्र में कोण पी का मान इन द फिगर द वैल्यू ऑफ एंगल पी विल बी। कोण पी का मान हमें बताना है, तो इसको हम चेक करेंगे। यहाँ देखें तो ये दो त्रिभुज दिए हैं, तो पहले इसमें समरूपता हम कोशिश करेंगे कि समरूपता लागू हो जाए। तो यहाँ पर देखें तो कोण 80 दिया है, ये कोण ये 80 दिया है, और यहाँ पर कोण 60 दिया है, और यहाँ पर कोण सी का मान नहीं दिया है। तो कोण सी का मान हम निकाल सकते हैं, त्रिभुज के अंतःकोणों का योग लगा देंगे, तो 180 में से दोनों को घटा देंगे। तो अगर 180 में से हम 8 से 14 140 घटा देंगे तो कितना बचा, 40 बचा, तो ये हो जाएगा कोण 40। अब ये भुजा दिया हुआ है, भुजा को देखेंगे, ये 6√3 दिया है, तो 6√3 इसमें कहीं पर दिया हुआ है कि नहीं दिया है, ये यहाँ पर है 3, तो 3 दूनी 6, तो देखा जाए तो इसका ये दुगना है। और ये दिया है 3.8, तो 3.8 का ये दुगना है, ये गुणे 2, 2 8 16, 2 3 6 1 7, इसका दुगना है, ये 6 दूनी 12, इसका दुगना है, ये गुणे 2। तो हमको कोण पी बताना है। तो अब ये देखना पड़ेगा कि किस भुजा के सामने कौन सा भुजा होगा। तो हम इसको अलग से एक त्रिभुज बना दे रहे हैं, जैसे ये वाला त्रिभुज बना हुआ है, इसको रहने देंगे, एक त्रिभुज और बना दें, या चाहे 2 त्रिभुज बना दें, यहीं पर हम बना दे रहे हैं त्रिभुज अलग से। ये हमने बना दिया 2 त्रिभुज। अब इसमें जो जो मान दिया उसको लिख देंगे। पहले क्या दिया था, ये, फिर बी और ये सी। तो यहाँ पर है 3.8, इसका दुगना कौन सा भुजा है, इसका दुगना कौन सा भुजा है, तो ये है इसका दुगना 7.6, तो यहाँ 7.6 यहाँ लिखेंगे हम। और 6 वाला है तो 6 दूनी 12, इसके सामने ये तो सही है। और ये 3√3 है तो ये इधर है, तो इसको यहाँ लिख देंगे, ये 3√3 सेंटीमीटर, तो इसके सामने इधर है ये 6√3, इस तरह से बनेगा। अब इसका नाम लिख देंगे हम, जो 6√3 वाला इधर चला गया तो यहाँ आर रहेगा, और यहाँ क्या रहेगा, पी रहेगा, यहाँ पी कर देंगे, और क्यू यहाँ रहेगा ही, बस। अब ये सही हो गया, मतलब पी को उधर जाना था, क्यू को यहाँ इधर आना था। अब कोण देख लेंगे, कोण ये 80 अंश है, ये कोण है 60 अंश, ये कोण कितना है सी, ये सी कोण है, तो इसका हम मान निकाले हैं 40 आया है। बताना कितना है कोण पी का मान, इसका मान बताना है। तो सी के सामने वाला कोण पी हो जाएगा बराबर, तो ये हो जाएगा 40 अंश, यानी ऑप्शन बी सही होगा, इसका ऑप्शन बी हो जाएगा 40 अंश। ये समरूप हो गया दोनों, क्योंकि भुजा का अनुपात बराबर है। 3.8 का दुगना 3.6, 7.6, 3√3 का दुगना 6√3, और 6 का दुगना 12, तो ऑप्शन बी सही होगा। 12 नंबर, निम्न बारंबारता बंटन का मध्य का वर्ग, इसमें मध्य का वर्ग बताना है, मीडियन वाला वर्ग बताना है। तो इसमें पहले निकालेंगे संचयी बारंबारता, तो 7 को ऐसे लिखेंगे, 7 में 12 जोड़ेंगे, 12 जोड़ेंगे तो 12 7 19, 19 में 18 जोड़ेंगे तो 9 8 17, 1 1 2 3 37, 37 में 15 जोड़ेंगे, 7 5 12, 3 1 4 1 5 52, 52 में 10 जोड़ेंगे 62, 62 में 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा 65 आएगा। तो अब 65 का आधा कर देंगे, 65 का आधा करेंगे तो कितना मिलेगा, 2 3 6, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, यानी 32.5 मिला। अब 32.5 देखेंगे किस ग्रुप में आता है, 32.5 19 में आएगा नहीं, ये 37 वाले ग्रुप में आ रहा है,
तो 37 वाले में जो मध्यिका वर्ग होगा वो 20 से 30 होगा। 20 से 30 ऑप्शन ये सही होगा, 12 का ऑप्शन ये 20 से 30। 13 साइन थीटा बराबर कास थीटा। यहाँ कंडीशन दिया है 0 लेस देन आर इक्वल टू थीटा लेस देन आर इक्वल टू 90 डिग्री। तो इसमें थीटा का मान हमें बताना है। तो ध्यान रखें कि साइन थीटा और कास थीटा का मान कितने पर बराबर होता है। साइन थीटा और कास थीटा का मान 45 से बराबर होता है, यानी कि साइन 45 का मान ये भी होता है 1/√2 और जो कास 45 का मान होता है ये भी 1/√2 होता है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है। पर ये हमने डायरेक्ट लगा दिया। अगर यही चीज़ ऑप्शन में ना करके सॉल्व करने के लिए देता तो इसको थोड़ा लगाना होता हमको। तो इसको हम इस तरह से लगाते, साइन थीटा बराबर काश थीटा को चेंज करते साइन में। तो साइन में चेंज करने के लिए 90 माइनस करेंगे हम। साइन 90 माइनस थीटा बराबर काश थीटा होता है। अब साइन थीटा साइन साइन कट गया तो थीटा बराबर हो गया 90 माइनस थीटा। थीटा इधर आएगा तो 2 थीटा, तो 2 थीटा बराबर 90, तो थीटा बराबर हो जाएगा 45। 2 से काट देंगे 90 को तो 45 आ जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है काश 0 अंश का मान। तो काश 0 का मान 1 होता है, इसको याद रखें। काश 0 का मान 1, हम इसके पहले वाले वीडियो में सभी कोणों के मान निकालने के लिए बता दिए हैं। 0 अंश का मान, 45 का मान, 30 का मान, 60 का मान, 90 का मान, साइन काश और टेन का। इसका उल्टा करेंगे तो बाकी 3 निकल जाएंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है tan 2a बराबर 1, जहाँ 2a न्यून कोण है तो ये का मान बताना है। तो दिया tan 2a बराबर 1, 1 tan में कितने का मान होता है? तो 1 tan 45 का मान होता है। tan से tan दोनों तरफ हट जाएगा तो 2a बराबर हो गया 45। तो ये बराबर कितना मिल जाएगा 45/2। अगर 45 को 2 से भाग करेंगे तो क्या आएगा, इसमें दशमलव में है नहीं कहीं, तो भाग करेंगे तो 22.5 आएगा। 22 से 1/2 अंश, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 15 का ऑप्शन बी। tan 2a बराबर 1 where 2a is acute angle the value of a will be, तो कितना हो जाएगा 22.5 अंश, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर है sec a प्लस tan a और 1 माइनस साइन ए का मान होगा द वैल्यू ऑफ इतना। इसको भी वैसे सॉल्व करना है तो पहले तोड़ दे हम। सेक को लिख देंगे 1/cos ए, tan को लिख देंगे साइन a/cos ए, साइन a/cos ए, क्योंकि साइन का tan का होता है sin/cos, इंटू 1 माइनस साइन ए, ऐसे रहेगा। अब इसमें हर बराबर है cos a, तो हर में cos ऐसे लिखा रहने देंगे और ये 1 माइनस साइन ए लिख देंगे यहाँ, गुणे 1 माइनस साइन ए। अब देखा जाए तो 1 माइनस साइन ए 1 प्लस साइन ए, तो बन जाएगा 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, अब बटे में काश ए, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या बन जाएगा काश स्क्वायर ए बटे काश ए। तो काश ए से काश ए कट गया तो आ गया मान काश ए। काश ए का मतलब ऑप्शन डी सही होगा, ऑप्शन डी सही हो जाएगा काश ए। 16 का ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 17 नंबर किसी बारंबारता बंटन के माध्य और मध्यिका क्रमशः 26.1 और 25.8 हैं, तो बंटन के लिए बहुलक का मान। द मीन एंड मीडियन ऑफ ए फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन आर 26.1 एंड 25.8 रिस्पेक्टिवली। द वैल्यू ऑफ मोड फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन विल बी। तो इसमें मोड निकालना है। तो फार्मूला होता है इसका बहुलक बराबर यानी मोड बराबर होता है 3 गुणे मध्यिका यानी 3 गुणे मीडियन, 3 गुणे मध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य यानी मीन, 2 गुणे माध्य। तो मान रख देंगे 3 गुणे मध्यिका कितना है, माध्य और मध्यिका दिया है, मध्यिका है 25.8, तो 25.8 माइनस 2 गुणे माध्य कितना है, माध्य है 26 गुणे 26.1, गुणा कर देंगे 3 8 24, 3 5 15, 2 17, 3 19 6 7, माइनस 2 का नम 2, 2 6 12, 2 दूनी 4 1 5, इसको माइनस करें, 4 में से 2 गया 2, 7 में से 2 गया 5, 7 में से 5 गया 2, 25.2, ऑप्शन सी सही हो जाएगा 25.2, ऑप्शन सी सही होगा 25.2। इसमें अगर फार्मूला याद करना चाहें, जैसे मान लें फार्मूला याद नहीं होता है, तो इसका सिंपल तरीका है कि माध्य मध्यिका बहुलक, ध्यान रखें कि दाहिने तरफ से माध्य मध्यिका बहुलक सीरियल क्रम में माध्य मध्यिका बहुलक, और कोड के लिए जो 3 गुणे 2 किया गया है उसको 132 याद रखें। यहाँ 1 रहता है तो 132, अभी इसमें माइनस लग जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन निम्नलिखित सारणी का बहुलक वर्ग। द मॉडल क्लास ऑफ द फॉलोइंग टेबल विल बी। इसका बहुलक वर्ग बताना है।
तो बहुलक वर्ग सबसे आसान है, बारंबारता में देखेंगे जो सबसे ज़्यादा बार आया हो, तो सबसे ज़्यादा कौन सा है मान 12 है, यानी 12 की जो फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा है, तो इसी का बहुलक वर्ग हो जाएगा 10 से 15। इसका फ्रीक्वेंसी क्या बहुलक वर्ग क्या हो जाएगा 10 से 15, यानी ऑप्शन डी सही 10 से 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर है, किसी आयताकार खेत का क्षेत्रफल 30 मीटर स्क्वायर है, यदि उसकी लंबाई और चौड़ाई उसकी चौड़ाई से 1 मीटर अधिक हो तो उन्हें ज्ञात करने के लिए द्विघात समीकरण होगा, द्विघात समीकरण बनाना है। तो क्षेत्रफल दिया गया है इसका, यानी एरिया दिया है 30 मीटर स्क्वायर, कह रहा है उसकी लंबाई उसकी चौड़ाई x से 1 मीटर अधिक है, तो लंबाई यहाँ लिख देंगे, लंबाई बराबर चौड़ाई x से कितना अधिक है 1 मीटर अधिक है। तो क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई, इसका होता है लंबाई गुणे चौड़ाई बराबर 30 दिया है, तो लंबाई कितना आया x + 1, चौड़ाई कितना है, चौड़ाई पहले दे दिया है x बराबर 30, गुणा कर देंगे तो हो जाएगा x² + x - 30 बराबर 0। ये हो गया द्विघात समीकरण, x² + x - 30, कहाँ है ये x² + x - 30, ऑप्शन सी में है ये। तो 19 नंबर का ऑप्शन सी सही होगा। इंग्लिश वाला भी देख लेंगे, द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 30 मीटर स्क्वायर इफ इट्स लेंथ इज 1 मीटर ग्रेटर देन इट्स ब्रेथ x, देन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन टू फाइंड देम विल बी, तो ऑप्शन सी सही होगा इसका। 20 नंबर क्वेश्चन, एक पासे को एक बार फेंकने पर सम संख्या प्राप्त होने की प्रायिकता, व्हेन ए डाइस इज थ्रोन वंस द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन इवन नंबर विल बी। तो अगर पासे को एक बार फेंकेंगे तो 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा, इसमें से कोई भी मान हो सकता है, पर कह रहा है कि सम संख्या प्राप्त करने की प्रायिकता। सम का मतलब या तो 2 आए या 4 आए या 6 आए, तो टोटल कितने हो जाएंगे 3, और टोटल कितने हैं कंडीशन 6 हैं, तो 3 दूनी 6, 1/2, 1/2 ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 20 का ऑप्शन सी। आगे बढ़ेंगे, अब ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, अब उसके बाद आ गया डिस्क्रिप्टिव यानी कि वर्णनात्मक प्रश्न, इसमें पूरा लिखना रहेगा क्वेश्चन को। तो पहला है सभी खंड कीजिए, सिद्ध कीजिए कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। इस तरह का क्वेश्चन इसके पहले के वीडियो में बहुत आ चुका है, जो 3 वीडियो बनाए 3 के तीनों में लगभग आया हुआ है। तो इसको पहला नंबर हम मानेंगे, माना 7√5 बराबर a/b एक परिमेय संख्या है, एक परिमेय संख्या है जहां b इज नॉट इक्वल टू 0, यानी बटे के नीचे जो b है वो 0 के बराबर नहीं होगा, तथा इसके अलावा क्या होगा अगर 0 के बराबर नहीं होगा, इसके अलावा तथा ये व b सहअभाज्य पूर्णांक हैं, मतलब इसमें कोई भी मान कॉमन नहीं है, सहअभाज्य पूर्णांक हैं। तो इसको लिख सकते हैं 7√5 बराबर, या √5 बराबर 7 बटे के नीचे आ जाएगा, तो ये बटे कितना बनेगा ये 7b, ये मान बन गया हमारा। अब इसके आगे हमको सिर्फ भाषा लिखना है बस, तो अब भाषा लिखेंगे, चूंकि ये व b पूर्णांक हैं, ये व b पूर्णांक हैं जो कि हमने माना है शुरुआत में, इसलिए जो ये माना है ये बटे 7b, ये बटे 7b क्या हो जाएगा, ये परिमेय संख्या हो जाएगा, क्योंकि ये पूर्णांक है तो परिमेय था, ये 7 को बटे नीचे भेज दिए तो ये भी परिमेय हो जाएगा, तो एक परिमेय संख्या है, ये एक परिमेय संख्या है। अतः जो ये मान आया इसके बराबर √5, तो √5 भी तो परिमेय होगा, तो अतः √5 भी परिमेय होगा, √5 भी परिमेय होगा, ये हमने लिख दिया परिमेय होगा। लेकिन ये परिमेय कैसे होगा, ये विरोध कर रहा है इसका, क्योंकि हमने गलती से कुछ माना था दूसरा, तो यहां लिख देंगे परंतु, लिखेंगे यहां परंतु इससे इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है, इस तथ्य का विरोधाभास प्राप्त होता है कि क्या विरोधाभास प्राप्त होता है कि जो √5 है
वो क्या है, वो एक अपरिमेय संख्या है। √5 एक अपरिमेय संख्या है, अपरिमेय संख्या है। और विरोधाभास क्यों, कहाँ से प्राप्त होता है, क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि हमने यहाँ पर परिमेय माना है। तो यहाँ लिखेंगे यहाँ विरोधाभास, यहाँ लिखना पड़ेगा यहाँ विरोधाभास, यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना, यहाँ विरोधाभास हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है, त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से प्राप्त हुआ है कि कितना मान है ये 7√5, कि 7√5 एक क्या है ये एक परिमेय संख्या, क्योंकि हमने परिमेय माना है, गलत जो हमने माना था, एक परिमेय संख्या है। जबकि क्या ये, जबकि ये अपरिमेय संख्या है, जबकि 7√5 अपरिमेय संख्या है, जबकि 7√5 अपरिमेय संख्या है। ये इतना भाषा लिखना है, जब इतना भाषा लिखेंगे तब जाकर के नंबर मिलेगा पूरा। तो 3 कंडीशन इसमें हैं। पहला कंडीशन है कि ये अभी पूर्णांक है और ये बटे 7 भी परिमेय संख्या है, इसलिए √5 परिमेय होगा। लेकिन विरोधाभास प्राप्त होता है कि √5 एक अपरिमेय है, और विरोधाभास आता है हमारी त्रुटिपूर्ण परिकल्पना से, जो कि हमने माना था 7√5 परिमेय, जबकि परिमेय ना होकर के ये अपरिमेय है। तो इतना भाषा लिखना है हाल में। ये बी नंबर क्वेश्चन है, उस चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए जो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के केंद्र पर 30 अंश का कोण अंतरित करती है। तो हमको चाप की लंबाई बताना है, तो पहले चित्र बना दे हम वृत्त, हमको बताना है इसमें चाप की लंबाई। तो त्रिज्या कितना है इसका, त्रिज्या 14 सेंटीमीटर, और कोण कितना अंतरित कर रहा है, ये कोण अंतरित कर रहा है 30 अंश का। तो 30 अंश का कोण अंतरित कर रहा है, ये हो जाएगा 30 अंश। अब चाप की लंबाई ये वाला पूछ रहा है, ये वाला, ये हमको बताना है चाप की लंबाई। तो इसको मान लेंगे ये बी और वो। तो चाप की लंबाई का फार्मूला क्या होता है, चाप की लंबाई यहाँ लिखा है फाइंड द लेंथ ऑफ एन आर्क ऑफ ये सर्कल ऑफ रेडियस 40 सेंटीमीटर विद द सबटेंड एंड एंगल ऑफ 30 डिग्री एट द सेंटर। तो हमको क्या निकालना, सेंटर ऑफ रेडियस दिया हुआ है, हमको निकालना लेंथ ऑफ एन आर्क निकालना है हमको। तो चाप की लंबाई सूत्र होता है थीटा बटे 360। ये पूरा वृत्त की परिधि है ये, तो परिधि के लिए होता है 2πr। अगर एरिया निकालना होता तो πr², पर इसमें परिधि का हमको भाग निकालना है, इसलिए 2πr। तो थीटा का मान 30 अंश बटे 360 गुणे 2, पाई का मान कितना रख दें 22/7 रख देंगे, और त्रिज्या कितना दिया है 14 सेंटीमीटर, यहाँ लिख देंगे 14 सेंटीमीटर। काट देंगे, 7 का नम 7, 7 दूनी 14, इससे काटेंगे तो कितना आएगा, 3 का नम 3, 3 दूनी 6, 12 आया। 2 का नम 2, 2 छक 12, 2 तिहाई 6, 2 का नम 2, मतलब आ गया 22/3। ये 22/3 सेंटीमीटर में आएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं रहेगा, ये स्क्वायर लगता है एरिया में, क्यूब लगता है घनमूल में यानी घन में, जिसमें आयतन निकालना होता है, और जो भुजा निकालना रहेगा या कोई चाप निकालना रहेगा तो उसमें क्या निकलेगा, ये वो सेंटीमीटर में लिखा जाएगा उसको। सी नंबर है, उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं ये 3, 4 और बी -2, -1 को मिलाने वाले रेखाखंड को 3:2 के अनुपात में विभाजित करता है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स 3, 4 एंड -2, -1 इन द रेशियो ऑफ 3:2। तो एक रेखा बना देंगे पहले, ये रेखा है, इसका पॉइंट कितना कितना दिया है, पॉइंट दिया 3, -3, 4, और बी वाला पॉइंट कितना दिया है -2, -1। और कह रहा है इसके बीच में कोई निर्देशांक है, यहाँ पर कोई पॉइंट है, तो मान लें कि पॉइंट है XY। अब किस अनुपात में विभाजित करता है ये 3:2 में, मतलब कि M1 का मान मिल जाएगा 3 और M2 का मान मिल जाएगा 2। अच्छा MN भी मान सकते हैं या M1 M2 मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको X और Y के मान निकालने हैं, तो फार्मूला लगाएंगे X और Y के। तो X बराबर फार्मूला होता है M1 X2 प्लस M2 X1
बटे m1 प्लस m2, ये होता है फार्मूला x का। तो m1 का मान दिया 3, 3 रख देंगे। x2 का मान कितना है, ये होता है x1 y1 और ये होता है x2 y2। दोनों में से किसी को भी मान सकते हैं, x1 y1 x2 y2। तो x2 कितना है -2, तो -2 रख देंगे। m2 का मान 2 है। x1 का मान कितना है, यहाँ पर x1 का मान है 3 बटे m1 प्लस m2 यानी 3 प्लस 2, तो ये -6 अब +6 बटे 3 2 5, तो ये कट गया तो कितना आ गया 0। x का मान हो गया 0। अब किसका मान निकालेंगे, अब हमको निकालना y का मान। y का मान ही निकाल देंगे। y बराबर m1 x2 की जगह हो जाएगा y2 और m2 x1 की जगह y1 बटे m1 प्लस m2। मान रख देंगे। m1 का मान कितना है 3, y2 का मान यहाँ पर है -1, m2 का मान कितना है 2, y1 का मान 4 बटे 3 प्लस 2, तो हो जाएगा -3 अब प्लस 4 दूनी 8 बटे 5। 8 में से 3 घटेगा 5, 5 बटे 5 कट गया तो कितना आया 1, यानी y का मान कितना मिला 1। तो निर्देशांक मिला वो 0,1 मिल गया। ये निर्देशांक है 0,1, यही आंसर हो जाएगा हमारा। डी क्वेश्चन है, x का मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदुओं x, 2 और 6, 5 के बीच की दूरी 5 मात्रक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर व्हिच द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स x2 एंड 6, 5 इज 5 यूनिट्स। तो हमको x का मान बताना है इसमें, और दूरी दिया हुआ है 5 मात्रक, तो दूरी वाला सूत्र लगा देंगे बस। d बराबर क्या होता है फार्मूला, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, मान रख देंगे। तो d का मान है 5 मात्रक, अंडर रूट x2 कितना होगा x1 y1 x2 y2, तो x2 है 6 माइनस x1 की जगह x हो जाएगा, y2 की जगह 5 y1 की जगह 2। इसी को सॉल्व कर लेंगे, दोनों तरफ का वर्ग कर देंगे तो ये 5 का वर्ग हो जाएगा, और ये माइनस बी का होल स्क्वायर खोलेंगे तो 36 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 दूनी 12x, 5 में से 2 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, तो ये हो जाएगा 5 25, 9 इधर ले आएंगे। अब ये कितना बना, ये एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, अब इस पूरे को इधर ले आएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 36, 25 में से 9 गया तो 15 में से 9 गया 6 और बचा 1, अब प्लस में है इधर आएगा तो -16 बराबर 0। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर माइनस 12x, 36 में से 16 घटाएंगे तो कितना आएगा 20 बराबर 0। अब 20 का गुणनखंड करेंगे कि जोड़ने पर 12 आए तो कितना बनेगा 10 दूना 20, 10 2 12, तो एक्स स्क्वायर माइनस 10x और माइनस 2x प्लस 20 बराबर 0। इसमें कितना कॉमन होगा, x कॉमन होगा तो x माइनस 10, माइनस 2 कॉमन होगा तो x माइनस 10 बराबर 0। अब x माइनस 10 कॉमन है तो x माइनस 2 बराबर 0, यानी कि x का मान आ गया 10 और यहाँ से x का मान आ गया 2, तो 2 मान मिल गए इसके, 10 और 2, यही हो जाएगा हमारा आंसर। तो x के 2 मान मिले तो या तो 10,2 लिख सकते हैं या फिर क्या लिख सकते हैं 2,2, डबल पॉइंट बन जाएंगे ये वाले। तो x का मान बताना था तो यही करना और कुछ नहीं करना आगे। ई नंबर क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। तो इसमें LHS को सॉल्व करेंगे हम। LHS में है 1 प्लस सेक थीटा बटे सेक थीटा, तो 1 प्लस सेक थीटा को तोड़ेंगे 1 बटे कास थीटा बटे 1 बटे कास थीटा, तो एलसीएम लेंगे तो यहाँ आ जाएगा कास थीटा प्लस 1 बटे कास थीटा, और ये बटे के नीचे कास थीटा तो ये ऊपर चला आएगा तो हो जाएगा कास थीटा बटे 1, कास से कास कट गया तो ये बन गया कास थीटा प्लस 1। इसको चाहो तो सीधा लिख सकते हैं, इसको लिख देंगे 1 प्लस कास थीटा। अब इसको बटे 1 करके कॉन्जुगेट कर दें हम तो 1 माइनस कास थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा बन जाएगा। इसमें हमने अंश का परमेकरण कर दिया तो 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस कास थीटा क्या बनेगा 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बटे ये 1 माइनस कास थीटा रहेगा, तो 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर क्या बनेगा साइन स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस कास थीटा। ये RHS आ गया, RHS प्रूव्ड।
ऑप्शन ये RHS प्रूव हो गया, जो लाना था वो आ गया। F नंबर है, निम्नलिखित बारंबारता सारणी का माध्य ज्ञात कीजिए। इसमें माध्य निकालना है, समांतर माध्य मतलब क्या है, इसमें फ्रीक्वेंसी टेबल दिया हुआ है ये, और इसमें मीन निकालना है हमको, तो टेबल बनाना पड़ेगा इसमें हमको। वर्ग अंतराल दिया है 0 से 6, 6 से 12, 12 से 18, 18 से 24 और 24 से 30। ये हो गया टेबल। इसमें और मान लिखेंगे भी जो जो दिया है, इसमें सभी मानों को लिख देंगे हम। तो 0 से 6 के बीच में कितना मान होगा, 6 0 6, 6 का आधा 3, 3 होगा। 6 12 के बीच में 12 6 18, 18 का आधा 9, और इसमें 15 होगा, इसमें 21 होगा, और इसमें 27 होगा। बारंबारता कितना दिया है, ये x का मान है, बारंबारता है 5 9 10 12 और 4। अब दोनों को गुणा कर देंगे, f गुणे x, तो 5 × 15, 9 9 81, 15 2 150, और 12 का नंबर 12, 12 दूना 24, 1 25, 252, और 7 चौक 4 7 28, 2 आया, 4 दूनी 8 2 10। इसको जोड़ेंगे अब, समेशन ऑफ f बराबर कितना आएगा, 5 1 6, 6 2 8, 8 16, 1 आया, 1 1 2 2 8 10, 10 5 15, 15 5 20, 2 आया, 2 1 3, 2 5 1 6, ये 606 मान आ गया। इसका योग आया कितना, 606। अब बारंबारता को जोड़ लेंगे, समेशन ऑफ f को, 9 5 14, 10 24, 24 4 28, 28 2 30, 10 40, ये आ गया मान 40। तो निकालेंगे x बार बराबर समेशन ऑफ f बटे समेशन ऑफ f। f का मान है 606 और f का मान है 40। इसको काट देंगे, 2 दूनी 4, कितना आया, 2 3 6 0, 2 3 6। अब ये नहीं कटेगा, दशमलव में जाएगा। अब ये 2 20, तो कितना मिला, 2 का नम 2, 1 बचा, 2 पंचे 10, 2 का नम 2, 2 पंचे 10। जब 10 से भाग करेंगे तो एक अंक दशमलव खिसक आएगा, तो 15.15, यही आ गया मान। ये किस में है, ये वर्ग अंतराल में कोई मान नहीं दिया स्पेशल, तो यही हो जाएगा 15.15 आंसर। दूसरा है किन्हीं 5 खंडों को हल कीजिए। तो इसमें सिर्फ 5 को ही करना है, बोर्ड एग्जाम में सिर्फ 5 को ही करेंगे, यहाँ पर हम सब बता दे रहे हैं पूरा क्वेश्चन। तो ये है, 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। तो इसमें संकेंद्रीय वृत्त बनाना पड़ेगा, 2 वृत्त बनेंगे इसमें, एक के अंदर दूसरा होगा। ये संकेंद्रीय वृत्त हो गया जिसका केंद्र सेम हो, यानी दोनों का केंद्र एक ही रहेगा। त्रिज्या 3 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। एक का त्रिज्या है 5 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और दूसरा हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। तो 3 ही बना दे रहे हैं यहाँ पर, ये हमने बना दिया 3 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 3 सेंटीमीटर। कह रहा बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई ज्ञात कीजिए जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। जीवा की लंबाई, तो जीवा यहीं से जाएगा, ये यहाँ टच किया और यहाँ पर आ गया सीधे, ये इस तरह से, इसकी लंबाई हमें बतानी है। तो एक काम करेंगे हम, जो हमारे यहाँ पर त्रिज्या आया है इसको इसी के सामने कर दें हम इसको इसी के सामने करेंगे, ये यहाँ पर कर देंगे इस तरह से, ये हो गया। ये कितना दिया है, ये 3 सेंटीमीटर, ये छोटे वृत्त की त्रिज्या हो गया। तो हमको ये जीवा की लंबाई बतानी है। जीवा की लंबाई मतलब ये BCD, तो हमको निकालना है BD, लिख देंगे BD बराबर, इस BD की लंबाई बतानी है हमको। तो पहले ये भी निकाल लें, तो ये भी पाइथागोरस से लगेगा, ये वाला जो भाग है वो पाइथागोरस से लगेगा। तो लिखेंगे BC² बराबर AC² प्लस AB²। तो BC का मान 5 है, AC का मान 3 है, प्लस AB²। तो ये भी बराबर कितना मिल जाएगा ये 5 25 माइनस 3 त्रिका 9, इसका वर्गमूल लगा देंगे, 15 में से 9 गया 6 1, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, तो ये बन गया 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर। अतः जीवा की लंबाई, कितना है 4 4 8 सेंटीमीटर है। जीवा की लंबाई टोटल कितना हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। बी नंबर है, सिद्ध कीजिए कि एक त्रिभुज की एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा अन्य 2 भुजाओं को जिन 2 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। ये क्वेश्चन हमको बताना है। तो इसमें पहले त्रिभुज बनाएंगे हम एक,
एक त्रिभुज बना दें। मान लें त्रिभुज हो गया, त्रिभुज का नाम है ए बी सी, ये हो गया, बी हो गया, सी हो गया। अब एक त्रिभुज हो गया, कह रहा है कि त्रिभुज के एक भुजा के समांतर खींची गई सरल रेखा दो भुजाओं को जिन दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करती है, तो इसी के समांतर एक सरल रेखा खींच दिया हमने। तो दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करेंगे, यहाँ पर और यहाँ पर। वह बिंदु भुजाओं को समान अनुपात में विभाजित करते हैं। समान अनुपात में, यानी ये भुजा बटे ये भुजा बराबर ये भुजा बटे ये भुजा, ये कह रहा है समान अनुपात में, यानी थेल्स के नियमानुसार। ये हो जाएगा डी और ये ई। तो इसमें हमको समरूप दिखाना होगा दोनों त्रिभुजों को, तब ये अनुपात हम बराबर दिखा पाएंगे। इसमें समरूप दिखाना होगा। तो चलिए देखते हैं समरूप। तो समरूपता के लिए कौन कौन सा त्रिभुज ले लेंगे? ये डी ई और ये बी सी। तो लिखेंगे त्रिभुज ये डी ई तथा त्रिभुज ये बी सी में बड़ा वाला त्रिभुज लेंगे दोनों, एक छोटा वाला त्रिभुज, यानी यही दो त्रिभुज लेना है हमको। एक ये वाला त्रिभुज लेना है, एक बड़ा वाला। बड़ा वाला कौन सा? ये और ये प्लस दोनों मिला करके। तो दोनों त्रिभुज हमको लेने हैं, छोटा बड़ा। तो क्या करेंगे इसमें? तो लिखेंगे यहाँ कौन कौन चीज़ बराबर है इसमें। यहाँ देखा जाए तो ये वाला कोण बराबर है, क्योंकि ये दोनों आपस में समांतर रेखाएं हैं। तो लिख देंगे कोण ये डी ई, कोण ये डी ई। जो कोण बराबर दिखाना है वो बीच में रहेगा, बराबर ये बी सी, कोण ये बी सी, ये दोनों बराबर हैं। क्यों बराबर हैं? क्योंकि डी समांतर है बी सी के। चूंकि डी समांतर है बी सी के, इसलिए ये दोनों बराबर हैं। दूसरा इसको बराबर दिखा देंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण, ये भी बराबर है। तो ये ई डी, कोण ये ई डी, ये भी बराबर है कोण किसके? ये सी बी के, ये सी बी के। ये क्यों बराबर है? वही कंडीशन, समांतर, इसलिए ये भी बराबर है। तीसरा कोण हो जाएगा ये कोण है उभयनिष्ठ कोण। तो यहाँ लिख देंगे कोण ये बराबर, या ऐसे लिख दें कोण डी ये ई बराबर कोण कौन सा? बी ये सी। दोनों में वही कोण रहेगा, कोण बी ये सी, या कोण ये बराबर कोण ये भी लिख सकते हैं। ये कोण है उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ का मतलब होता है दोनों में हो, उभयनिष्ठ कोण हो जाएगा ये। ये कोण दोनों त्रिभुजों में है, छोटे वाले में भी और बड़े वाले में भी, इसलिए इसको उभयनिष्ठ कहा जाएगा। अब जब तीन कोण बराबर हो गए त्रिभुज के, तो समरूप हो गया, लिख देंगे। इसलिए त्रिभुज कौन कौन सा है? ये डी ई समरूप है त्रिभुज किसके? ये बी सी के। ये किसके अनुसार समरूप होगा? तो कौन सा समरूप लग रहा है इसमें? एंगल 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 लग रहा है इसमें, तो लिख देंगे बगल में एंगल एंगल एंगल। समरूपता, समरूपता कसौटी होगा ये, क्योंकि कोण 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 होगा, यानी तीनों कोण बराबर है, ये इसके अनुसार समरूप हो गए। अब समरूपता के नियमानुसार लिखना पड़ेगा, समरूपता के नियमानुसार। समरूपता के नियमानुसार, समरूपता का नियम क्या कहता है कि भुजा का अनुपात बराबर, अगर कोण बराबर है तो भुजा का अनुपात ही बराबर होगा। तो पहला त्रिभुज का भुजा क्या लिया जाएगा? ये डी, ये वाला भुजा लिया जाएगा, ये डी। तो यहाँ लिखेंगे ये डी बटे बड़े वाले त्रिभुज का ये भुजा लिया जाएगा, यानी ये भी लिया जाएगा। तो लिखेंगे ये डी बटे ये बी बराबर, इधर से ये ई बटे ये सी लिया जाएगा। तो लिखेंगे ये ई बटे ये सी। तीसरा भुजा कौन सा है? डी बटे बी सी। तो लिखेंगे डी बटे बी सी। तो इसको छोड़ देंगे, खाली यही दोनों लेंगे हम, क्योंकि हमको यही ज़रूरत है, इसको ले लें। अब ये भी को हटाना होगा, क्योंकि हमें लाना क्या है? हमको जो सिद्ध करना है, यहाँ लिख दे रहे हैं प्रूव दैट। जो हमको सिद्ध करके लाना है वो लाना है ये डी बटे डी बी, ये डी बटे डी बी बराबर ए सी बटे ए ई बटे, मतलब ये वाला भुजा छोटा वाला भुजा बटे ई सी, यही बटे ई सी। तो यही बटे ई सी हमको ये लाना है, ये समान अनुपात में हो गया, तो यही लाना है। तो ये लाने के लिए क्या करेंगे? इसी को हम चेंज करेंगे। तो इसको लिखेंगे ये डी बटे ये भी है, तो ये भी को दो भाग में बांटेंगे। देखो यहाँ पर ये भी पूरा है, तो ये भी में दो भाग है, एक तो ये डी और दूसरा डी बी। तो लिखेंगे ये डी प्लस डी बी, यहाँ लिखेंगे ये डी प्लस डी बी। ऐसे यही तो ऐसे रहेगा। अब बटे जो ये सी लिखा है यहाँ पर, ये सी भी दो भाग में है, ये सी है एक, ये ई प्लस ई सी, दोनों मिला के तो क्या बनेगा? ये सी। तो ये सी को लिखेंगे हम ये ई प्लस ई सी, ये ई प्लस ई सी। अब इसको पलट देंगे हम, अंश को हर में पहुंचा देंगे।
तो बन जाएगा ए डी बटे ए डी प्लस डी बी बटे ए डी बराबर ए ई बटे ए ई प्लस ई सी बटे ए ई। अब इसको अलग अलग करेंगे तो हो जाएगा ये, यहाँ लिखेंगे इसको ए डी बटे ए डी अब प्लस डी बी बटे ए डी अब बराबर ए ई बटे ए ई अब प्लस ई सी बटे ए ई। तो इसमें ए डी से ए डी काट देंगे और ए ई से ए ई काट देंगे, तो एक एक आ जाएगा, ये बन जाएगा 1 1। तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस डी बी बटे ए डी अब बराबर 1 प्लस ई सी बटे ए ई, इतना बन जाएगा ये। अब दोनों तरफ 1 1 कट गया, अब जो बचा उसको पलट देंगे, तो पलटेंगे तो आ जाएगा ए डी बटे डी बी बराबर ए ई बटे ई सी, ये हमको लाना था, ए ई बटे ई सी। तो जो हमको लाना था वो आ गया, यहाँ देख सकते हैं, ये मैच करा लेंगे, दोनों बराबर है, तो ये हो गया प्रूव। बस इतने करना था इसमें। सी नंबर, 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक ज्ञात कीजिए जिनके वर्गों का योग 365 हो। तो क्रमागत धनात्मक पूर्णांक मानना पड़ेगा, लिखेंगे माना 2 क्रमागत धनात्मक पूर्णांक क्या है, यक्स मानेंगे एक को, अब क्रम से है तो दूसरा हो जाएगा x + 1 है। अब लिखेंगे प्रश्नानुसार जो प्रश्न में कहा है, प्रश्न में क्या कहा है कि दोनों के वर्गों का योग, मतलब x का वर्ग प्लस x + 1 का वर्ग, दोनों का योग करेंगे तो कितना आना चाहिए 365। अब इसको गुणनखंड करेंगे और मान आ जाएगा, तो इसको पहले थोड़ा सॉल्व करें, तो a + b का होल स्क्वायर, तो x² + 1 + 2x, 365 को ले आएंगे बाईं ओर बराबर 0, ये 2x² और ये हो जाएगा प्लस 2x, 365 में से घटेगा तो -364 बचेगा, 2 कॉमन करके दाईं ओर भेज दें, तो x² + x माइनस 2 का 9 2 2 8 16 और 2 दूनी 4, 182 बन गया। 182 का गुणनखंड करेंगे तो 2 9 18 2 का 9 2, 3 से काटेंगे, 3 से नहीं कटेगा ये, 7 से काटेंगे, 7 का 9 7 7 3 21 और 13 का 9 13। इसको 2 भाग में इस तरह से बांटें कि ये माइनस है यहाँ, अब माइनस का मतलब होता है घटाने पर कितना आ जाए, 1 आ जाए, घटाने पर 1 आए, तो 7 दूनी 14, 14 गुणे 13, 14 में से 13 घटेगा 1, तो x², ये यहाँ पर प्लस लगा है, इसका मतलब बड़ा वाला प्लस होना चाहिए, तो 14x प्लस में हो जाएगा और -13x यानी 13x माइनस में हो जाएगा बराबर 0। x कॉमन है तो x + 14 x 14, तो x कॉमन है तो x + 14 बचेगा, इसमें -13 कॉमन है तो x + 14 बच जाएगा यहाँ भी बराबर 0। अब x + 14 को कॉमन करेंगे तो क्या बचा, x - 13 बराबर 0, तो 2 मान मिलेंगे, x बराबर -14 मिलेगा जो कि निगेटिव में है, इसको लेंगे नहीं, x बराबर 13 ये पॉजिटिव में, इसी को लेंगे हम। एक मान हो गया 13, तो दूसरा क्या हो जाएगा 13 + 1 बराबर 14, यही हो जाएंगे आंसर हमारे। जो दोनों धनात्मक पूर्णांक था वो 13 और 14, यही दोनों मान आ गया 13 14। आगे बढ़ेंगे, डी नंबर, यदि समीकरण x² + 2m - 1 × x + m + 5 बराबर 0 के मूल वास्तविक और बराबर हैं, तो m का मान, तो वास्तविक और बराबर के लिए जो कंडीशन होता है वो d बराबर 0 होता है, d का मतलब b² - 4ac बराबर 0। इसकी तुलना करेंगे हम, तो ये का मान 1 मिलेगा, b का मान क्या मिलेगा, x का गुणांक यानी 2m - 1 ये मिला, और c का मान मिलेगा असर पद m + 5। अब इसमें रख देंगे, b की जगह इसको रखेंगे, तो ये है 2m - 2 लिखा हुआ है, ये दो हमने गुणा कर दिया अंदर, 4 गुणे ये की जगह पर 1 और c की जगह पर m + 5 बराबर हो जाएगा 0। होल स्क्वायर का सूत्र खोलेंगे तो 2 दूनी 4m² + 4 माइनस 2 दूनी 4 दूनी 8m माइनस 4m, ये -4 का इससे गुणा होगा यानी 5 से +5 से, तो हो जाएगा -5 × 20 बराबर 0। तो 4m² -4 और 8 12, तो -12m, ये +4 -20 तो हो जाएगा -16 बराबर 0। 4 से कट रहा है तो m² -4 × 12m
अब -4 × 16 = 0, इतना मान आया। अब इसका गुणनखंड करना है, तो 4 का गुणनखंड करें, घटाने पर 1 आए, तो 4 का नाम 4, 4 में से 1 गया 3। अब ये माइनस है तो 4 हो जाएगा माइनस में। अब प्लस m -4 = 0, तो m कॉमन है तो m -4। अब प्लस 1 कॉमन होगा तो m -4 = 0, तो m -4 कॉमन होगा तो आ जाएगा m + 1 = 0। तो यहाँ से m का मान 4 आया और यहाँ से m का मान कितना आया -1। तो जो पॉजिटिव वाला होगा वही मान हो जाएगा, m का मान हो जाएगा 4। अगर नेगेटिव वाला मान ले लेंगे तो हो जाएगा -1, तो ये भी सही हो जाएगा क्योंकि इसमें सिर्फ मान निकालना था, तो दोनों हो जाएगा, 4 और -1 दोनों। ई नंबर है, अज्ञात बारंबारता ज्ञात कीजिए यदि दिए गए बारंबारता बंटन का मध्यिका 24 है। मध्यिका मतलब मीडियन, हमको मीडियन निकालना है, मीडियन दिया हुआ है, हमको निकालना है अज्ञात बारंबारता, मतलब पी का मान निकालना है। तो पहले इसको हमें चार्ट में व्यवस्थित करना पड़ेगा। वर्ग अंतराल है 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40 और ये 40 से 50, ये दिया इतना। और मान लिखेंगे जो जो मान है इसमें, सभी मानों को इसमें लिख देंगे जो बारंबारता दिया हुआ है और भी जो मान दिए गए हैं। तो इसमें हमको बारंबारता कितना दिया गया है 5, 25, 25, पी है, फिर 7 है, तो सी अब निकालना पड़ेगा संचयी बारंबारता। तो 5, 25, 5 कितना बनेगा 30, इसको जोड़ेंगे तो कितना बनेगा 55, इसको जोड़ेंगे तो 55 प्लस पी बनेगा, इसको जोड़ेंगे तो 55 5 60 और 2 62, ये 62 प्लस पी बन गया। अब ये 62 हो गया, आप क्या करें 62 प्लस पी, इस 62 प्लस पी का हमें आधा करना है, तो जो n/2 का मान आएगा वो क्या आएगा, वह 62 प्लस पी बटे 2 आ जाएगा, यानी 31 प्लस पी बटे 2 मिलेगा। तो 31 से ज़्यादा किस में मान है, किस में रहेगा 31 से ज़्यादा मान, तो ये 30 है, 30 से ज़्यादा 31 यही 55 वाले में है ये, बाकी ये कम है, तो हमको 55 वाला पूरा सीरीज ले लेना है, हमको लेना है 55 वाला पूरा, मतलब यही मान हमारा हो जाएगा पूरा एक लाइन से। 55 बारंबारता हो जाएगा 25 और जो वर्ग अंतराल होगा वो 20 से 30 लिया जाएगा। तो इसमें यल का मान लिखेंगे हम 20, इसको L1 लिखेंगे और L2 हो जाएगा 30। H का मान कितना मिलेगा 30 - 20 = 10, और जो L1 का मान है वही L की जगह पर रखा जाता है, L1 को ही L की जगह रखा जाता है। बारंबारता 25 हो जाएगा और जो संचयी बारंबारता होता है वो एक कम करके लेते हैं हम, CF बराबर हो जाएगा 30, एक मान कम करके CF को लिया जाता है। और n/2 दिया ये मान, अब फार्मूले में रख देंगे, तो मीडियन बराबर होता है L + n/2 - CF बटे F गुणे H, ये होता है फार्मूला। अब इसी में मान रख देंगे हम, कितना कितना मान दिया है, मीडियन दिया है 24, यहाँ 24 हो जाएगा, L का मतलब L1 है 20, n/2 की जगह लिख देंगे 31 प्लस p/2। अब माइनस CF का मान कितना है, CF का मान है 30, अब बटे में F बारंबारता ये है 25 और H कितना है 10, तो 20 आकर इधर घटेगा तो कितना बचेगा, यहाँ लिख दें 24 - 20 बराबर 31 में से 30 घटेगा तो 1 आएगा, 1 प्लस p/2, अब बटे 5 से काट दें, 5 दूनी 10, 5 25, तो ऊपर बचेगा 2 और बटे में 5, तो 24 में से 20 घटेगा कितना आया 4, 5 आकर गुणा हो जाएगा और 2 का 1 से गुणा 2 और p/2 से 2 का गुणा p बचेगा, तो ये p बराबर हो गया 4 पंचे 20, 20 में से 2 गया 18, p का मान 18 आ गया, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, p का मान 18। अगला क्वेश्चन F नंबर है, एक थैले में 5 काली 7 लाल और 3 सफ़ेद गेंदें हैं, एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है, प्रायिकता ज्ञात कीजिए कि निकाली गई गेंद लाल है, काली नहीं है। तो ये सब क्वेश्चन इसके पहले वाले सेट में आ चुके हैं, फिर भी हम इसमें बता दे रहे हैं। तो क्या क्या दिया है, काली गेंद कितना दिया है, काली गेंद दिया है 5, लाल गेंद कितना दिया है, लाल गेंद दिया 7 और सफ़ेद गेंद कितना है, सफ़ेद गेंद दिया 3। अब इसमें एक गेंद निकालना है, तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है,
पहला दिया है लाल आने की प्रायिकता, तो लिख देंगे निकाली गई गेंद, निकाली गई गेंद लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता, या लाल गेंद निकालने की प्रायिकता भी लिख सकते हैं, लाल होने की प्रायिकता। तो लाल गेंद कितने हैं? 7, टोटल कितना है? 5 + 7 + 3 कितना आ गया ये? आया 7/7, 5 12 3 15, तो 7/15 आ गया मानिए। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा दिया है कि काली गेंद है, तो निकाली गई गेंद, यहाँ लिख देंगे काली होने की प्रायिकता, काली होने की प्रायिकता क्या बन जाएगा ये? तो काला गेंद हमारे पास 5 है, तो बटे के ऊपर लिख देंगे 5 और बटे में टोटल 5 + 7 + 3, तो आ जाएगा 5/15, काट देंगे 5 का 5, 5 × 15, 1/3 हो जाएगा इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन है, तीसरे क्वेश्चन में क्या निकालना है हमको? कह रहा काली नहीं है, तो निकाली गई गेंद काली ना होने की प्रायिकता, काली ना होने की प्रायिकता। ऐसा गेंद जो कि काली ना हो, तो काली ना होने का मतलब 1 - काली होने की प्रायिकता 1/3 है, तो इसको माइनस कर देंगे, तो 3 का 3 में से 2, 2/3 आंसर हो गया। नहीं अगर लगाना चाहें तो काली ना हो इसका मतलब लाल और सफ़ेद है, तो 7 और 3 10, 10 बटे टोटल 15, काट देंगे इसको, 5 दूनी 10, 5 × 15, तो अभी आ गया 2/3। ये भी तरीका है। आगे बढ़ेंगे। तीसरा, किसी एपी के प्रथम 7 पदों का योग 49, प्रथम 17 पदों का योगफल 289 है, तो इसके प्रथम n पदों का योगफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें हमको फार्मूला लगाना होगा, योगफल का फार्मूला लगेगा। एपी है, ये जो सीरीज दिया एपी है, 7 पदों का योग मतलब ये 7 बराबर है 49, और 17 पद का योग, ये क्वेश्चन पहले आ चुका है, 289, तो इसके प्रथम n पदों का योग निकालना है, यानी Sn का मान निकालना है। तो S7 का मतलब क्या होता है? 7/2 2a + n-1, यानी 7 - 1 इंटू d बराबर कितना है? 49, तो कट जाएगा 7 का 7, 7 7 49, तो 1/2 ये 2a प्लस 7 में से गया 6d बराबर 7, 2 कॉमन कर लेंगे तो 2/2 ये बन गया ये प्लस 3d बराबर 7, तो 2 से 2 कट गया, तो आ गया ये प्लस 3d बराबर 7। ऑप्शन ये पहला समीकरण हो जाएगा। ऐसे दूसरे समीकरण को सॉल्व करेंगे हम। ये 17, तो ये बनेगा 17/2, यानी n/2 फार्मूला होता है 2a + n-1, तो 17 - 1 इंटू d बराबर 289, काटेंगे 17 का 17, 17 17 यहाँ 289, 1/2 ऐसे रहेगा, इसमें 2 कॉमन कर लेंगे डायरेक्ट, तो ये प्लस 17 में से गया 16, 16 का आधा 8, क्योंकि 2 कॉमन हो चुका है, बराबर 17, 2 से 2 कट गया, तो ये प्लस 8d बराबर 17, ये हो गया दूसरा समीकरण। अब दोनों समीकरण को हल करके ये b का मान निकालेंगे, ये d का मान निकालेंगे। लिखेंगे समीकरण फर्स्ट में से समीकरण सेकंड घटाने पर, या तो घटाने पर लिखें या हल करने पर लिखें, एक ही बात है। तो ये प्लस 3d बराबर 7, और ये है ये प्लस 8d बराबर 17, माइनस करेंगे इसको, तो क्या बचेगा? ये कट गया, 8 में से 3 गया -5d, 17 में से 7 गया -10, तो 5 दूनी 10, माइनस माइनस कट गया, तो d का मान आ गया 2। इसमें d का मान कितना मिल गया? 2 मिल गया। अब d के मान को कहीं रख देंगे, हम लिखेंगे d का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट कितना है? समीकरण फर्स्ट ये वाला, ये प्लस 3d, ये प्लस है, तो ये प्लस 3d के जगह पर 2 रखेंगे बराबर 7, तो ये बराबर 7 - 6 मतलब 1 आ गया, तो ये का मान आया 1 और d का मान आया 2। अब इसको समीकरण में रखना होगा हमको, जो भी हमको निकालना है मान, प्रथम n पदों का योग निकालना है, तो उसमें रखेंगे अब। तो Sn बराबर होगा n/2 2a, ये का मान 1 है, n-1, तो n-1 कुछ नहीं करेंगे, d का मान कितना है? 2 है। इसको सॉल्व करेंगे तो n/2 2 प्लस
2n माइनस 2, 2 से 2 कट गया तो आ गया ये कितना 2n स्क्वायर बटे 2, 2 से 2 कट गया तो कितना आया n स्क्वायर। बस आंसर हो जाएगा इसका, n स्क्वायर आ गया आंसर इसका। एक समकोण त्रिभुज की ऊंचाई उसके आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। यदि कर्ण 13 सेंटीमीटर हो तो अन्य दो भुजाएं ज्ञात कीजिए। तो पहले हमको समकोण त्रिभुज बनाना होगा एक। ये समकोण त्रिभुज हो गया, कह रहा है इसकी ऊंचाई यानी h आधार से 7 सेंटीमीटर कम है। ये आधार है तो आधार को b मान लें, तो जो ऊंचाई है वो b माइनस कितना है 7 है। या x मान लेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा। कर्ण है 13 सेंटीमीटर, ये 13 सेंटीमीटर है। तो हमको अन्य दो भुजाएं बतानी है, यानी b भी बताना है h भी बताना है। तो इसको ये b c लिख दे रहे हैं, अब पाइथागोरस लगा देंगे, लिख देंगे पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय से तो कर्ण का स्क्वायर यानी 13 स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर, लंब में कितना है b माइनस 7 है, अब प्लस आधार b स्क्वायर। तो इसको सॉल्व कर लेंगे, 13 13 169, सूत्र लगा देंगे इसमें तो b स्क्वायर प्लस 7 7 49 माइनस 7 19 14 b प्लस b स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2b स्क्वायर। अब माइनस 14 b प्लस 49, इस 169 को भी इधर ले आएंगे तो माइनस 169 यहाँ हो जाएगा 0। तो इसको लिख सकते हैं 2b स्क्वायर माइनस 14b, ये घटा देंगे 9 में से 9 गया 0, 6 में से 4 गया 2 और 1 माइनस 120 बराबर 0, 2 से कट जाएगा सभी तो b स्क्वायर माइनस 7b और माइनस 6 यानी 60 बराबर 0, इतना आया। अब इसका गुणनखंड करेंगे, 60 का गुणनखंड करेंगे, घटाने पर कितना आए 7 आ जाए। तो 15 चौका 60 नहीं बनेगा ये, इसका गुणनखंड कर लें, 2 तिहाई 6 ये 15 और 3 बचे 15, तो 3 दूनी 6 दूनी 12, 12 पंजे 60, 12 में से 5 गया 7, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 12b और ये प्लस रहेगा 5b अब माइनस 60 बराबर 0, तो b कॉमन हो जाएगा तो हो जाएगा b माइनस 12, अब प्लस 5 कॉमन होगा तो b माइनस 12 बराबर 0। अब b माइनस 12 कॉमन करेंगे तो क्या बचा b प्लस 5 बच गया बराबर 0। तो यहाँ से एक तो b का मान 12 मिल गया और एक b का मान माइनस 5 मिल गया। तो निगेटिव वाला मान होगा नहीं, पॉजिटिव वाला मान होगा, यानी जो b का मान 12 है वही मान हो जाएगा। तो इसमें जो चौड़ाई आधार जो आ गया ये वाला मान, ये 12 सेंटीमीटर आ गया। अब उसके साथ में हमको क्या निकालना है, ऊंचाई निकालना है, तो ऊंचाई में रख देंगे तो यस बराबर हो जाएगा 12 माइनस 7 बराबर 5 सेंटीमीटर, मतलब यस का मान कितना आ गया 5 सेंटीमीटर आ गया। बस हो गया आंसर यही। ये चौथा नंबर क्वेश्चन है, एक समतल भूमि पर खड़ी मीनार की छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है। जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था तब मीनार की ऊंचाई याद कीजिए। तो इसमें पहले हमको चित्र बनाना होगा। समतल भूमि पर एक मीनार खड़ी है, तो मान लीजिए समतल भूमि है, ये समतल भूमि हो जाएगा। एक मीनार बना देंगे यहाँ पर हम, ये हो जाएगा समतल भूमि पर खड़ी एक मीनार। अब इसकी छाया की लंबाई जब सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, तो यहाँ पर जो उन्नयन कोण बनेगा वो 30 अंश बना देंगे हम। ये सूर्य का उन्नयन कोण 30 अंश है, यहाँ पर उन्नयन कोण 30 अंश बनेगा। उस समय की लंबाई से 50 मीटर अधिक है जब सूर्य का उन्नयन कोण 60 अंश था। मतलब कि जब 60 अंश कोण था तब की लंबाई में और अब की लंबाई में कितने का अंतर है, तो अब अंतर है 50 मीटर का। ये पहले था 60 अंश का कोण, यानी उन्नयन कोण 60 अंश बन रहा था सूर्य का, और जब वो 30 अंश बना तो ये 50 मीटर ज़्यादा हो गया, ये 50 मीटर अधिक हो गया लंबाई, यानी परछाई की लंबाई जो है छाया की लंबाई 50 मीटर ज़्यादा हो गया। इसको x मान लेंगे हम और इसको h मान लेंगे, हमको यही बतानी है, मीनार की ऊंचाई बताना है हमको। तो इसको मानेंगे ये हो जाएगा b, ये हो जाएगा c और ये हो जाएगा d। तो अब tan लगा देंगे। पहले लेंगे त्रिभुज DBC, लिखेंगे त्रिभुज DBC में tan लगेगा, tan 60 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, मतलब h बटे x। tan 60 का मान √3 बराबर h बटे x, कहीं से गुणा करेंगे तो h बराबर हो जाएगा √3x। इसको मान लेंगे समीकरण फर्स्ट। अब बड़ा त्रिभुज ले लें, त्रिभुज ABC में। अब ये पूरा त्रिभुज लिया जाएगा, ABC पूरा ले लेंगे।
तो tan 30 बराबर हो जाएगा लंब बटे आधार, लंब है h, अब आधार क्या है 50 प्लस x, तो यहाँ लिख देंगे 50 प्लस x। tan 30 का मान होता है 1/√3 बराबर h बटे 50 प्लस x, कहीं से गुणा करेंगे तो 50 प्लस x बराबर h√3 हो गया। ये हमको ऊंचाई बताना है, ऊंचाई बताने का मतलब x का मान हमको गायब करना है, तो या तो x का मान रख दे थोड़ा आसान हो जाए तब हम ऊंचाई निकालें। तो 50 प्लस x यहाँ पर है तो x का मान पहले यहाँ रख दें, हम यहाँ लिख दे रहे हैं समीकरण फर्स्ट से h का मान रखने पर, h का मान रखने पर, तो h का मान यहाँ रखेंगे तो क्या आएगा √3x इंटू √3 पहले से है, तो √3 हो जाएगा 3x, और ये 50 प्लस x उधर जाएगा तो बन जाएगा 2x बराबर 50, 2 से कट जाएगा तो कितना आया 25, मतलब x का मान आ गया 25 मीटर, x का मान आ गया 25 मीटर। अब x के मान को समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, लिखेंगे x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो कितना बनेगा, तो बनेगा h बराबर √3, x की जगह हो जाएगा 25, यानी कि x बराबर 25√3 मीटर, बस यही हो जाएगा आंसर इसका, 25√3 इसकी ऊंचाई हो जाएगी। अब अगर और लगाना चाहते हैं इसके आगे तो √3 का मान रख सकते हैं, अगर √3 का मान रख देंगे तो मान दशमलव में आ जाएगा, इसे रख देंगे मान को 25 गुणे 1.732, इसको गुणा कर लेंगे, जो मान आएगा वो हो जाएगा दशमलव में आंसर। ये अगला क्वेश्चन है 8वां नंबर का, सिद्ध कीजिए कि sin a माइनस cos a प्लस 1 बटे sin a प्लस cos a माइनस 1 बराबर 1 बटे sec a माइनस tan a। तो LHS को हम सॉल्व करेंगे, इसमें ये थोड़ा जुगाड़ू क्वेश्चन है, इसमें हमको जुगाड़ करना होगा। जैसे ये लिखा sin a माइनस cos a प्लस 1 बटे sin a प्लस cos a माइनस 1, इसमें हमको cos a कॉमन लेना होगा, या तो कह सकते हैं cos a कॉमन लेने पर या cos a से भाग देने पर, दोनों लिख सकते हैं। तो हम इसको कॉमन कर रहे हैं, cos a को कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, ऊपर sin a है तो यहाँ cos a से भाग हो जाएगा, क्योंकि इसमें cos a है नहीं तो ये cos a से भाग हो जाएगा, यहाँ cos a है तो 1 बचेगा और यहाँ पर 1 बटे हो जाएगा cos a बटे में। ऐसे यहाँ भी वही होगा सेम काम, cos a कॉमन होगा तो ये बचेगा sin a बटे cos a प्लस 1 और माइनस 1 बटे cos a, इतना बन गया ये। अब ये cos से cos कट गया तो sin बटे cos a बन जाएगा tan a, और 1 बटे cos a बन जाएगा sec a, तो sec a को हम पहले लिख देंगे प्लस sec a और माइनस 1 बटे, ऐसे यहाँ भी ये tan a और ये माइनस sec a, इसको पहले लिख देंगे प्लस 1, इतना मान आ गया। अब इसमें अंश में जो एक मान दिया है -1, इसकी जगह हमको मान रखना होगा tan a प्लस sec a, इस 1 की जगह हम रख देंगे यहाँ sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a, क्योंकि इसका मान कितना होता है sec स्क्वायर a माइनस tan स्क्वायर a का मान 1 होता है। अब बटे के नीचे जैसे वैसे रहने देंगे, कुछ नहीं करेंगे, तो tan a माइनस sec a प्लस 1, इसमें कुछ नहीं करेंगे हम। अब इसमें ये स्क्वायर माइनस b स्क्वायर बन जाएगा, तो ये tan a प्लस sec a और माइनस ये बन जाएगा sec a प्लस tan a और माइनस दूसरे ब्रैकेट में बन जाएगा sec a माइनस tan a, एक ब्रैकेट में प्लस वाला दूसरे ब्रैकेट में माइनस वाला, बटे में जैसे वैसे रहने देंगे, बटे में है tan a माइनस sec a और प्लस 1। अब अंश में कॉमन होगा, अंश में tan a प्लस sec a कॉमन हो जाएगा, तो इसको हम कॉमन कर लेंगे tan a प्लस sec a को, tan a प्लस sec a कॉमन हो जाएगा तो क्या बचा, यहाँ से बचा 1 और माइनस, यहाँ प्लस तो निकल गया, माइनस वाला बच जाएगा, तो ये बचा sec a, और ये माइनस जब अंदर आएगा तो ये माइनस tan a बन जाएगा प्लस tan a। अब बटे में जैसे लिखा उसको ऐसे रहने देंगे, तो ये tan a माइनस sec a प्लस 1, ये इतना आ गया। अब इसमें देखें तो कुछ कट रहा है मान, यहाँ देखें हम तो ये प्लस 1 है माइनस sec a प्लस tan a, यहाँ पर प्लस 1 है माइनस sec a प्लस tan a, तो ये दोनों सेम है, कट गए। बचा क्या, हमारे पास बचा tan a प्लस sec a, पर ये आंसर अभी आया नहीं,
क्योंकि यहाँ पर हमको क्या लाना है, हमको लाना 1 प्लस सेक ये माइनस टेन ये लाना है। सेक पहले होना चाहिए, टेन बाद में होना चाहिए, तो इसको हम थोड़ा चेंज कर लें। सेक ये को हम पहले लिख दे रहे हैं और प्लस लिख दे रहे हैं टेन ये। अब बटे एक करके हम अंश का परमेकरण कर देंगे, तो अंश का परमेकरण करेंगे तो सेक ये माइनस हो जाएगा टेन ये, अब बटे में हो जाएगा सेक ये माइनस टेन ये, इतना हो गया। अब सेक ये प्लस टेन ये, सेक ये माइनस टेन ये क्या बन जाएगा, ये प्लस बी ये माइनस बी, यानी सेक स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये। अब बटे में हो जाएगा सेक ये माइनस टेन ये। इसको और सॉल्व कर लेंगे तो सेक स्क्वायर ये माइनस टेन स्क्वायर ये का मान 1 होता है, अब बटे में सेक ये माइनस टेन ये, देखिए मान आ गया। अब ये यही तो लाना था, सेक ये माइनस टेन ये बटे में, ये हो गया हमारा सिद्ध, प्रूव हो गया ये RHS। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड बना दिया गया है, क्योंकि अभी तक जो आता था वो ये सिद्ध करने के लिए आता था, टेन ये प्लस सेक ये, लेकिन अब की बार क्या दे दिया है, बटे में करके दे दिया है। तो घबराना नहीं है, बस कॉन्जुगेट कर देना है, आ जाएगा। ये 5वां नंबर क्वेश्चन है। एक खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है तो इसका संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल और आयतन ज्ञात कीजिए। ये थोड़ा लंबा क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि खिलौना शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है, तो शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है ये, तो पहले शंकु बनाएंगे उल्टा। तो एक हमको शंकु लेना है, ये मान लें कि ये शंकु है, ये शंकु के लिए इसको शंकु बना दें हम, ये हो जाएगा शंकु। अब कह रहा है शंकु के ऊपर अर्धगोले के रूप में है। अब इसके ऊपर अर्धगोला रखा हुआ है, इसे इसके ऊपर एक अर्धगोला है ये, इसकी त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो ये त्रिज्या जो है वो 3.5 सेंटीमीटर है, तो यहाँ लिख देंगे r बराबर 3.5 सेंटीमीटर, क्योंकि त्रिज्या दोनों का सेम होगा। यदि खिलौने की कुल ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है, ये टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर, ये टोटल ऊंचाई हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक, ये टोटल ऊंचाई है 15.5 सेंटीमीटर। इसको मैं हमने बना दिया 15.5 सेंटीमीटर। अगर ये त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है तो जो इसकी गहराई होगी अर्धगोले की, ये भी वही होगा 3.5 सेंटीमीटर, तो इसका मतलब यहाँ तक जो लंबाई हो जाएगा वो 3.5 सेंटीमीटर हो जाएगा, ये वाला इतना, ये 3.5 हो जाएगा इतना। तो जो बचेगा वो कितना बचेगा, तो 15.5 में से 3.5 को माइनस कर दें, तो 5 में से 5 गया 0, 15 में से 3 गया, कितना बचेगा 12, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया शंकु की ऊंचाई, 12 सेंटीमीटर शंकु की ऊंचाई। तो यहाँ h बराबर लिख देंगे 12 सेंटीमीटर। ये सभी मान आ गए। अब इसी मान के आधार पे हमको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। पहला दिया संपूर्ण पृष्ठ, यहाँ लिखेंगे खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ, संपूर्ण पृष्ठ, खिलौने का संपूर्ण पृष्ठ का फार्मूला क्या होगा, पहला नंबर शंकु का वक्र पृष्ठ होगा, तो यहां लिखेंगे शंकु का वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ प्लस ये अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, अर्धगोले का वक्र पृष्ठ ये इतना मान लेंगे हम। अब इसमें मान रख देंगे, फार्मूला रखेंगे, शंकु का वक्र पृष्ठ होता है पाई आर एल, और अर्धगोले का वक्र पृष्ठ क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर। दोनों में पाई आर कॉमन है, इसको कॉमन करेंगे तो बचेगा एल प्लस 2 और आर, ये बच जाएगा। मान रखेंगे, पाई का मान कितना है, पाई का मान इसमें नहीं दिया रखने के लिए, तो पाई का मान अगर नहीं दिया तो कितना रखेंगे 22/7 रख दें पाई का मान, यहाँ पर हम रख दे रहे हैं 22/7। त्रिज्या कितना दिया है 3.5 सेंटीमीटर। यल का मान नहीं दिया है तो यल का मान हमको निकालना होगा, इस यल का मान निकालना होगा पाइथागोरस से, फार्मूला होता है यही निकाल दे रहे हैं मान, फार्मूला होता है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो एच का मान कितना है 12, तो 12 का स्क्वायर प्लस आर का मान है 3.5 का स्क्वायर, तो हो जाएगा 12 बराबर 144, अब प्लस 3.5 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा 35 का स्क्वायर बनेगा 1225, यानी कि 12.25। इसको जोड़ देंगे अब, तो 144 दो कितना बनेगा 4 और 2 6, ये 4 1 5 1 और 0.25। एल स्क्वायर बराबर इतना बन गया, यानी एल बराबर हो जाएगा अंडर रूट
156.25। तो ये 15,625 बना हुआ है। तो 15,625 का वर्गमूल निकाल लेंगे हम। तो 15,625 का वर्गमूल कितना होगा? तो ये बन जाएगा 125, यानी कि 12.5 बन जाएगा ये, यानी एल का मान मिल जाएगा 12.5। तो यहाँ लिखेंगे 12.5 सेंटीमीटर प्लस 2 गुणे आर का मान कितना है? ये 3.5। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। 7 का नम 7, 7 पचे 35, तो 0.5, 22 पंचे 110, 110 हुआ, दशमलव लगा देंगे तो 11 बन जाएगा ये। इसको सॉल्व करेंगे तो 12.5 प्लस 35 दूना 70, यानी 7 बना। जोड़ेंगे अब तो 12 7 19, ये बना 19.5। तो गुणा करेंगे तो आएगा 11 पचे 55, 11 9 99, 99 5 कितना बनेगा? 104। 10 बचा, 11 का नम 11 10 21, यानी 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसमें ध्यान दें कि जो ये वाला भाग है, ये भाग नहीं लिया जाएगा क्योंकि ये अंदर पैक हो चुका। जो भाग पेंट करने योग्य होता है उसी को लिया जाता है। तो जो इसका वृत्तीय क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, इसको नहीं लिया जाएगा। इसके ऊपर क्या आ गया? यानी अर्धगोला आ गया। और जब अर्धगोला आ जाएगा तो इस वाले को छोड़ देंगे हम। तो इसको ध्यान रखना। अब क्या निकालना है? आयतन। तो आयतन को यहीं पर निकाल दे रहे हैं हम। आयतन में क्या क्या मान है? शंकु का आयतन और अर्धगोले का आयतन। तो यहां लिख देंगे शंकु का आयतन और प्लस अर्धगोले का आयतन। बस मान रख देंगे। शंकु का आयतन हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच और अर्धगोले का आयतन हो जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो इसमें जो कॉमन है उसको कॉमन करेंगे तो 1/3 पाई आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा। यहाँ बचेगा एच और प्लस यहाँ बचेगा 2 और आर बच जाएगा। अब इसमें मान रख देंगे और सॉल्व कर लेंगे। तो 1/3 पाई का मान 22/7, आर कितना है? त्रिज्या है 3.5, स्क्वायर है तो इसको 2 बार लिख देंगे। एच का मान कितना है? ऊंचाई, शंख की ऊंचाई है 12 सेंटीमीटर और प्लस 2 गुणे कितना है? आर का मान 3.5। अब इसको सॉल्व करेंगे और तो 7 का नम 7, 7 पचे 35, यानी 0.5। तो 22 पंचे 110, यानी 11 गुणे 3.5 और बटे में कितना आएगा? 3। और यहाँ 3.5 गुणे 2, यानी 7, 12 7 19, ये 19 हो गया। अब इसको पूरा हम सॉल्व कर ले रहे हैं डायरेक्ट और सॉल्व करके मान लिख दे रहे हैं यहाँ पर गुणा भाग करके। ये 11 है और गुणे कितना है? गुणे है 3.5 और गुणे है 19। अगर इसको हम गुणा कराएंगे तो आएगा 731.5, ये आएगा 731.5/3। अब इसको हम डायरेक्ट 3 से भाग कर दे रहे हैं। जब 3 से भाग करेंगे तो आएगा कितना मान? ये आएगा 243.8 सेंटीमीटर क्यूब। ये इसका आंसर हो जाएगा। ये क्षेत्रफल था, ये आयतन आ गया। तो ये हो जाएगा इसका आंसर। आगे बढ़ेंगे। ये इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन है। एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक बेलन के आकार की गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है तथा व्यास 2 सेंटीमीटर है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। पानी का आयतन बताना है, कितना पानी इसमें भरा जाएगा। तो ये सुराही के आकार का बनाना है। तो पहले गोलाकार कांच का बर्तन बनाएंगे हम। एक गोलाकार कांच का बर्तन बना देंगे। ये बर्तन हो गया गोलाकार। अब इसमें कह रहा है कि एक बेलन के आकार की गर्दन है। यहाँ पर एक गर्दन बना देंगे बेलन के आकार की। ये हो जाएगा बेलन के आकार की गर्दन। ये बेलनाकार गर्दन हो गया ये, यानी सुराही के आकार का बन गया ये, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। गर्दन की लंबाई है 8 सेंटीमीटर। ये जो लंबाई है ऊपर का भाग ये 8 सेंटीमीटर है। अब व्यास 2 सेंटीमीटर है। ये पूरा 2 सेंटीमीटर व्यास है। तो त्रिज्या कितना बनेगा? इसको R1 करके लिख दे रहे हैं हम। R1 हो जाएगा 1 सेंटीमीटर, यानी आधा। 2 का आधा 1 बन जाएगा। जबकि गोलाकार भाग का व्यास 8.5 सेंटीमीटर है। इसका जो व्यास है ये पूरा है 8.5 सेंटीमीटर। तो इसका त्रिज्या कितना बनेगा? इसका आधा 8.5/2 कर देंगे, काट देंगे इसको। तो आएगा 85/20। 5 17 और 5 चौक 20, कितना मिला? ये मिल गया 17/4 सेंटीमीटर। इसमें भरे जा सकने वाले पानी का आयतन, तो ये गोलाकार है और ये बेलनाकार है, तो इसमें 2 आयतन लगेंगे।
तो लिखेंगे कांच के बर्तन में भरे जा सकने वाले पानी का आयतन। तो कितना पानी भरेंगे इसमें? तो पूरा पहले भरेंगे इसमें, यानी कि गोलाकार भाग में, तो लिख देंगे गोलाकार भाग का आयतन। गोलाकार भाग का आयतन अब प्लस बेलनाकार भाग का आयतन, जो ये गर्दन इसकी है, बेलनाकार भाग का आयतन, बेलनाकार भाग का आयतन। अब इसका फार्मूला रखेंगे हम जो है। तो गोलाकार का यानी गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। अब प्लस बेलनाकार भाग का क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। तो इसको हमने R1 माना है, तो इसको लिख देंगे R1 स्क्वायर, और इसको R2 कर दे रहे हैं, तो ये हो जाएगा R2 स्क्वायर एच। अब इसमें कॉमन क्या है? कॉमन सिर्फ पाई है, बाकी कुछ कॉमन है नहीं। तो पाई को भी हम चाहे कॉमन कर लें, पाई को अगर कॉमन करेंगे तो बचेगा 4/3 R2 क्यूब अब प्लस R1 स्क्वायर एच। मान रख देंगे सभी का। पाई का मान हो जाएगा 22/7, इसमें 22/7 रखेंगे। 4/3 R2 कितना है? R2 ये 17/4, तो यहाँ लिख देंगे 17/4। अब ये क्यूब है तो इसको 3 बार लिखेंगे हम, 17/4 गुणे 17/4 गुणे 17/4। R1 स्क्वायर, R1 का मान 1 है, तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही आएगा, या लिख देंगे गुणे 1। ऊंचाई है 8 सेंटीमीटर। अब इसको हमें पूरा कैलकुलेट करना है, तो कितना बनेगा? 4 से 4 कट गया, 17 गुणे 17 गुणे 17, 17 17 यहाँ 289, और 289 गुणे 17 कितना बनेगा? 289 गुणे 17 ये बन जाएगा 4913, तो यहाँ लिख देंगे 4913। अब 22/7 बाहर है, तो इसको पहले लिख दें 22/7, ये बाहर 22/7 है। 4913/3, और ये 3 है, 4 है, 4 है, 4 जो 16, 16 3 48, 48 हो जाएगा, प्लस यहाँ 8 हो गया। इसको और सॉल्व करेंगे तो 22/7, अब इसका एलसीएम ले लें हम, तो 4913 प्लस 8 यहाँ 64, 6 बचा, 8 से 32, 32 और 6 38/48। अब इसको और सॉल्व करेंगे तो यहाँ काट दें, चाहे 2 गिरे यहाँ 22, और 2 दूनी 4, 2 चौक 8, तो 11/7 गुणे 24। यहाँ कितना बनेगा? 4 और 3 7, 8 1 9, और 9 3 12, 1 बचा, 4 1 5, ये आ गया 5297। ये मान आ गया 5297। अब 5297 क्या 7 से कट जाएगा? तो ये नहीं कटेगा। 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा? 5297 को अगर हम 3 से चेक करें तो ये 3 से भी नहीं कट रहा है, तो इसको हम डायरेक्ट गुणा करके भाग कर दें। तो इसको 11 से गुणा करेंगे, 11 7 77, 11 9 99, 99 और 7 कितना बनेगा? 106, 10 आया, 11 दूना 22, 22 10 32, 3 आया, 11 5 55, और 3 58 बटे में 7 चौक 28, और 7 दूनी 14, और 2 16, इतना मान आया। अब इसको हम डायरेक्ट भाग कर दे रहे हैं, तो 58,267 को हम इसको डायरेक्ट भाग कर रहे हैं 168 से, तो ये हमारा मान आ रहा है, इसको भाग कर लेना। ये मान आ रहा है 346.82 सेंटीमीटर क्यूब, ये इसका आंसर हो जाएगा। 346.82 सेंटीमीटर क्यूब आएगा ये। तो बस आज के लिए इतना ही। ये हमारा आज का सेट कंप्लीट हुआ। इसके बाद का जो भी सेट होगा अगले वीडियो में आ जाएगा। इसको अच्छे से देखें, एक बार में न समझ में आए दोबारा देखें। कहीं कन्फ्यूजन हो तो हमको कमेंट करके ज़रूर बताएं इसको कि कहाँ पर हमको कन्फ्यूजन लग रहा है। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।